राधे राधे. Welcome back. In the last class, we will discuss Coulomb's law and numericals on Coulomb's law. And our next topic is electric field. विद्युत क्षेत्र. कूलॉम लॉ पूरा करवा दिया था, उस पर हमने असाइनमेंट भी डिस्कस कर ली थी. नेक्स्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब कोई नहीं पूछता. पता भी है कि एक चार्ज के सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग मतलब चारों ओर वो रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अनदर चार्ज को लाने पर फोर्स फील हो, बल का अनुभव हो, उसी क्या कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र. डजेंट मैटर. डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र का मापन कैसे करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी से होता है, उसकी तीव्रता से होता है, जिसे हम जनरली किसे लिखते हैं, ई वेक्टर से. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है. जैसे एक चार्ज Q है, इस चार्ज के कारण क्या बना, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रखते हैं. सुन लो भाई, Q नोट क्या है हमारा, यहाँ पर है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश. टेस्ट चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली बात, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए हमने कल्पना की है. दूसरा, ऐसे क्या होता है, पॉजिटिव कूलॉम का माना जाता है. तीसरा, टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. हालांकि प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये क्या इमेजिनरी है. तो सुनो क्या काम है. इस चार्ज को यहाँ रखेंगे, तुम्हें पता है चार्ज के बीच क्या लगेगी, फोर्स. इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. यहाँ मैंने Q नोट रखा, तो इसके कारण यहाँ जो फोर्स लग रही है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, एकांक आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है. जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की. तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलॉम. न्यूटन है पर कूलॉम. इसे जनरली में इस फॉर्मूले को ज़्यादा काम मिलेंगे हमें, Q नोट E, और इस फॉर्मूले को भी बहुत काम में लिया जाएगा, E. या ऐसे भी QE. ये फॉर्मूला इसी के लिखने का अलग अलग तरीका है. बस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, या इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ तो किसे लिख देंगे, E से. लिखने का अलग अलग तरीका है. इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा काम में लेंगे. डेफिनेशन अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. डेफिनेशन तो आप +2 क्लास में भी पढ़ चुके हो. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये है. पहले हम बिल्कुल हमेशा की तरह सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे हम. ठीक है, देखो पहली क्वेश्चन कह दो, या +2 में आपने हेडिंग पढ़ी होगी, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा सबने, है ना. एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज Q ले लेते हैं. यहाँ कहीं भी मान लो, यहाँ कहीं भी R डिस्टेंस पर क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है, कितना उत्पन्न है हो रहा है, किसके कारण, Q के कारण. तो कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे टेस्टिंग के लिए. ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स. कितना फोर्स लगाएगा, Q नोट अपॉन R². अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी यहाँ से E की वैल्यू क्या बन जाएगी, KQ/R², जिसे जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं हमें,
ऐसे लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आवेश के कारण। कितना हुआ? KQ/r²। सबको याद होगा ये तो, क्योंकि बार बार पढ़ा है आप लोगों ने। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। क्या करना है, पहले देखो, सिर्फ सिंगल आवेश है ना, आवेश तो बिंदुवत ही है, एक ही आवेश है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम। तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? KQ/r²। माइक्रो को कन्वर्ट कर लोगे 10⁻⁶। r सेंटीमीटर में है, किस में है? सेंटीमीटर में। तो किस में बदलोगे? हाँ, किस में बदलोगे? मीटर में। सही कह रहे हो। क्या बन गया ये? 18, ये 9 और 6 3 बच गया, 10⁻⁴ बच गया। क्या बच गया? 18 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। इसी एग्जीक्यूशन क्या आएगा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, डोंट वेरी, हैं, नहीं आते ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। एग्जाम में जो आते हैं वो बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर बात करते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखो, हाँ, अपने लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ भाई, हे बालक, हाँ यहाँ ध्यान दे, यहाँ है, इधर उधर मत देखो, है इधर उधर सब मोह माया है, यहाँ ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे। जैसे ये 2 धातुओं की प्लेट है, उसको मैंने क्या कर दिया? चार्ज। एक प्लेट को मैंने क्या चार्ज किया? प्लस। एक प्लेट को मैंने क्या चार्ज किया? माइनस। तो प्लस से माइनस क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता ही होगा ना, विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती हैं। हाँ, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। प्लस से माइनस। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा? एक चार्ज रखा जो किसका है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस पर Q चार्ज है, अम इसका द्रव्यमान है। Q चार्ज है, अम इसका द्रव्यमान है, ठीक है। Q की जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रोकूलम और M की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁴। चलो -8 कर देते हैं, ईजी हो जाएगा। -8 किलोग्राम, ठीक है। ये इतना कुछ दिया हुआ है। 2 धातु की प्लेटों के बीच एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखा है जिसका द्रव्यमान m है, चार्ज q है। धातु की प्लेट चार्ज है, तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये पता है कि इसके पास मास है, तो ये नीचे गिरेगा, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा। हम ये चाहते हैं कि नीचे ना गिरे, यानी ये जहाँ है वहीं बना रहे। ये किस में बना रहे? रेस्ट में बना रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, जहाँ है वहीं बना रहे। तो रेस्ट में बने रहने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो धातु की प्लेट है, उसके बीच एक अम द्रव्यमान रखा है हमने, जिसके ऊपर Q चार्ज है, अम जिसका द्रव्यमान है। अब हमें बताया मास है तो ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं बना रहे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहीं बना रहे?
ये आपसे पूछा गया है। क्या करोगे? हाँ कर सकते हो, इजी है। देखो क्या करना है, देखो इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। नीचे क्यों लग रहा है, एफ जी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे फोर्स लगेगा, किस ओर, ऊपर की ओर। कैसे पता चला? पता चलने के दो तरीके हैं, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। ऐसे बता दो। या मैंने क्या कहा था, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, अभी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी क्या है, ऊपर। अगर चार्ज प्लस का है तो माइनस का होगा तो माइनस लग जाएगा। और इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, माइनस का मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। चलो आगे क्वेश्चन आए तब करेंगे हम, इतना कंफ्यूज मत हो। ये बात समझ आ रही है? तो विद्युत क्षेत्र के कारण फोर्स क्या लग रही है, ऊपर की ओर। हम चाहते हैं ये जो वस्तु है ये क्या रहे, रेस्ट में। ये तभी रहेगी अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगेगा तो ये वस्तु क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। नीचे कितना फोर्स लग रहा है हम जी, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अभी मैंने बताया था। ये फॉर्मूला काम में लेंगे हम बार बार, क्यू ई बताया था ना। तो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। हम की वैल्यू पता है 10 की -8। ध्यान है किलोग्राम में मैंने दे दिया है। मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ ग्राम आएगा, ग्राम आता है तो पहले उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। जी की वैल्यू राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कर देते हैं। ये लो, अब तो कर दोगे। क्या बचा, 10⁻⁻7 बचा, ये डिवाइड में चला गया। ये लो, क्या बच गया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें डायग्राम बना के दिया है, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आएगा तो पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आगे बढ़ें, क्या विचार है आपका, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़े, चलो इसी क्वेश्चन को हम लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाएं इसी क्वेश्चन का लेवल। सेम क्वेश्चन है, ओके। वस्तु इस बार क्या है, ऑयल ड्रॉप है, तेल की बूंद है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप है जिसकी घनत्व है, मान लेते हैं 2000, माना है समझने के लिए, माना है हमने। घनत्व कितना है, 2000, ठीक है। इसके ऊपर आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम, ओके। यूं क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये प्लेट प्लस की और ये प्लेट है माइनस की, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं, चलो ये मान ली 10, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू मान ली 10। ये ऑलरेडी रेस्ट में है, रेस्ट में है। इसमें तो क्या था, रेस्ट में करना था, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसे रेस्ट में करना था। और पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमने बता दिया इतनी होगी, रेस्ट में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ऑलरेडी रेस्ट के अंदर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनो। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ एक तेल की बूंद है, बस वस्तु की जगह क्या है, तेल की बूंद है, जिसका घनत्व हमें दे रखा है। हो सकता है पानी की बूंद की बात करें तो घनत्व पानी का पता ही है, 1000 होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बता देते हैं। फाइंड आउट, ये लो, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, तेल के बूंद की त्रिज्या क्या होगी, तेल के बूंद की त्रिज्या क्या होगी। उसी क्वेश्चन का लेवल 2 है ये। क्या कोशिश करोगे? चलो मैं कराऊं, अरे करवा देता हूं, आपको करना है,
असाइनमेंट दे दूँ उसमें कर लेना है, हाँ असाइनमेंट में कर लेना, ठीक है। सुनो स्टोरी वही है, कह रहे रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ये तो अंडरस्टूड है। एफ जी बराबर किसके है, अभी तो रेस्ट में है। अब एफ जी क्या है, एम जी है। एफ ई क्या है, क्यू ई है, ठीक है। पुटिंग द सिंपल वैल्यू, क्या क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, जी कितना है 10 बचा एम। चलो यहाँ से हम निकाल देते हैं ना, हम कितना बचेगा 10 की माइनस 6, 10 से 10 कट जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, रेडियस, त्रिज्या पूछी थी हमसे। इसके लिए हमने 11वीं क्लास में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था 11वीं क्लास में, पढ़ा था डेंसिटी, याद आया कुछ, द्रव्यमान बटा में आयतन, याद आया कुछ क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो रो द्रव्यमान, मैंने क्या कहा, ऑयल ड्रॉप है जो नॉर्मली स्फेरिकल यानी गोली आकृति की होती है, और गोली आकृति के लिए आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब रो कितना दे रखा है 2000, द्रव्यमान कितना निकाला 10 की माइनस 6, 4/3 चला गया ऊपर, पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब निकालना है, कर लोगे ना इतना तो, ठीक है, ये लो आर क्यूब। ये मैंने एक रफली वैल्यू ली है, इसलिए हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ आए, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी आपस में सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, सब राजी खुशी, सब ठीक ठाक। चेहरे पे जो स्माइल है ना, सब बता रही है कितना ठीक है। थोड़ा सा और ले लो, क्या करवाएं, थोड़ा सा इससे आगे हैं, करवा दें, आप कहो तो करवाएं, आपके एग्ज़ाम में तो यहाँ तक ही आएगा। थोड़ा सा आगे का करवाएं, चलो करवा देते हैं। चलो ये क्वेश्चन है सेम, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10 न्यूटन मान लेते हैं एक बार हम। वही वस्तु है, क्यू मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम। अब मान लेते हैं चलो 10 की माइनस 2 ग्राम, ठीक है, ओके। इस बार ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है कि नहीं, पहले बताना है। पहले तो चेक करना है कि रेस्ट में है कि नहीं है। नहीं है तो किस ओर मोशन कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा स्टेप है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स चेक करो, mg 10 की माइनस 2 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, बदल दिया, m गुणा g, g की वैल्यू कितनी है 10, कितना बच गया 10 की माइनस 4 न्यूटन, ग्रेविटेशन फोर्स हो गई। एफ ई निकालो, कितना है क्यू ई, क्यू कितना है माइक्रो कूलम, ई कितना है 10, क्या बना 10 की माइनस 5। कौन सी फोर्स बड़ी है, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है या विद्युत क्षेत्र वाली फोर्स ज़्यादा है, हैं कौन सी ज़्यादा है भाई, ये बड़ी फोर्स कौन है, ये है ना, माइनस का 4 है, ये प्लस का होता तो ये जी एफ ई बड़ा होता। तो एफ जी क्या है ज़्यादा, मतलब ये जो गोला है, ये गोला नीचे की ओर क्या करेगा, गति करेगा। ये जो गोला है क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा।
इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। अब बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है? एक्सीलरेशन। उसके पास क्या है? त्वरण। उसके पास क्या है? त्वरण। बल लग रहा है ना, तो क्वेश्चन यही है, त्वरण की वैल्यू क्या होगी? यही क्वेश्चन है कि किस त्वरण से, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जाएगा। पकड़े कुछ? समझ आई बात? पहले तो ये बताओ, इस वस्तु पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? परिणामी बल कितना लग रहा है? 10⁻⁴ नीचे की ओर, 10⁻5 है ऊपर की ओर। दोनों का रिजल्ट, जैसे मान लो 5 न्यूटन नीचे लग रहा है, 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो परिणामी फोर्स कितना बचा? 1 न्यूटन बचा ना। 5 न्यूटन नीचे लगे, 4 न्यूटन ऊपर लगे, तो परिणामी फोर्स क्या बचा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बल से ये क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। वही करना है, यहाँ क्या निकालना है? परिणामी फोर्स। निकाल दोगे जो भी वैल्यू है। निकाल के दिखाऊं क्या? अरे कर लेना इसको, सोलह रफली वैल्यू लिख रहा हूँ, 16 कर लेना इसको। अब हमें पता है फोर्स, न्यूटन भाई साहब याद है क्या आपको? भाई साहब तो क्या थे? दादाजी थे। न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? फादर बराबर माँ, F बराबर है अम्मे, बोला था ना। तो बल क्या होता है? M इंटू ए, और M की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो बचा कौन? A। बचा कौन? A निकल जाएगा। अब इधर भाग में ले आना। हालांकि ऐसा थोड़ा ये हाई लेवल है, इतना नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम का लेवल बता दिया कहाँ तक आएगा, पर ये चीज़ें थोड़े इनसे कॉन्सेप्ट पे, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होंगे, जो कि आगे मैकेनिक्स से पढ़ेंगे हम, तब वहाँ भी काम आएंगे। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उम्मीद तो ऐसी भी है कि आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लैब वाले हो, दोनों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और कंपटीशन तो आपको पता है हमेशा से लेवल का रहता है, और अब तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो लेवल और बढ़ेगा, तो खुद का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हालांकि आपके सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया हुआ, फिर भी इसको थोड़ा बेसिक से हम पढ़ लेते हैं। बेसिक से थोड़ा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं, कि मैं डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जा रहा क्योंकि हमारा काम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज से तो क्या विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और माइनस चार्ज की क्या अंदर है प्रवेश करती हैं। इतनी बात याद है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं थोड़ा बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले तो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो होती हैं वो क्या बनाती है? ओपन करो, खुला करो। बताता हूँ कैसे। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो क्या बनाती हैं? क्लोज करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? आपने देखा होगा कि दो चार्ज मैंने पास पास रखे, प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं, प्लस से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती है। यानी सिर्फ इसी साइड जाती है, माइनस से प्लस नहीं आती, इसलिए क्या बनाती है? ओपन करो। लेकिन अगर मैं चुंबक की बात करूं, मैग्नेट की बात करें हम, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर ऐसे जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं क्या बनाती हैं? क्लोज करो बनाती हैं, ठीक है। दूसरा, ये आपस में कभी काटती नहीं है, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा ना। ये बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, ये पढ़ा होगा। अगर कहीं इलेक्ट्रिक बल रेखाएं पैरेलल दिखाई हैं, हमने समांतर दिखाई हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कौन बताएगा मुझे?
हाँ, आप ही बताओ किसको रिप्रेजेंट करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पढ़ते थे ना आप लोगों को, थोड़ा तो याद आ रहा होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा, ऐसा कुछ पढ़ते थे। तो उसको हम क्या पैरेलल लाइनों से रिप्रेजेंट करते थे। तो पैरेलल लाइनें क्या बताती हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसके अलावा प्रॉपर्टी क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें काफ़ी क्लोज हैं, ऐसे है ना, काफ़ी पास पास हैं, तो इसका मतलब वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें से दूर दूर हैं, खुली खुली पड़ी हैं, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। बाकी ये भी होता है कि जब किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं बाहर निकलती हैं तो पृष्ठ के क्या होती हैं? वो लंबवत होती हैं। लंबवत ही बाहर निकलती है और लंबवत ही क्या करती हैं? वो प्रवेश करती हैं। लंबवत तो बाहर निकलती हैं, लंबवत ही क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। हाँ, ये ट्राई करना, एक दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई करके देखना। अगर दोनों चार्ज प्लस माइनस हैं तो विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेगी? ठीक है, दो चार्ज प्लस प्लस के हैं, कैसी बनेगी बताना। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। ऐसा हो तो ये प्लस का क्यू माइनस का 2q। चलो ये बताना, एक ये बताना, प्लस का q और प्लस का 2q, इनकी विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम बना के देखना आप लोग हैं। जैसे इसका ये बन जाएगा, ये तो पता ही है ना। हाँ, इनका सबका ट्राई करना कैसे बनता है, प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन लगता नहीं आएगा, लैब में तो नहीं आएगा, पर सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा देख लेना इसको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सी बात है, ट्राई करना बस। नहीं सर आप ही करवा दो, हैं सारा कुछ मैं थोड़ी कराऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हालांकि मैं डीप में नहीं जाऊंगा। डीप में जाने का मतलब भी नहीं है। विद्युत द्विध्रुव नाम तो सुना होगा, क्या था नाम तो सुना ही होगा, राहुल? नहीं, राहुल से मतलब नहीं है हमें किससे मतलब है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत ही पास हों, वेरी वेरी क्लोज, समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास हों, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे हम बात करें NaCl की, पढ़ा ना केमिस्ट्री में, यही होता है। तो इसमें क्या है? जितना प्लस है उतना ही माइनस है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होती हैं, तभी तो नमक बनता है ना, NaCl बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम बना है, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस दूरी को आप r से भी लिख सकते हो, हालांकि स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं? 2d से। 2d से क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने शायद आप लोगों को याद होगा कि जब डेरिवेशन करते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए? तो जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो यहाँ से की जाती है, यहाँ से ये डिस्टेंस होती है r, तो इसलिए इजी हो जाता है, ये डिस्टेंस भी d और ये डिस्टेंस भी d। हालांकि आप इसको d लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आगे भविष्य के लिए सोच के हम क्या लिखते हैं? 2d। और यहाँ पे एक टर्म आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, Q इंटू 2d। मात्रा क्या बन गया? कूलाम मीटर। हालांकि यहाँ से देखें तो क्या है? स्केलर है, अदिश राशि है, लेकिन सुविधा के लिए इसे क्या माना जाता है? सदिश राशि माना जाता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। सिर्फ सुविधा के लिए इसको वेक्टर माना जाता है।
डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव द्रव के अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दूसरा पूछा जाता है एक विद्युत द्विध्रुव द्रव के निरक्ष पर, यानी यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी होती है, सेंटर से मापी जाती है। दिस इज डी एंड दिस इज ए डी, इसे कहते हैं ई निरक्षीय। दोनों विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपको बतानी है। आप बताओगे मैं बताऊं? वैल्यू तो है KQ/R², 2KQ/R²। कौन सी किसकी होती है? चलो ये भी आपको होमवर्क दे देते हैं, मैंने बता तो दिया, थोड़ा ढूंढ लेना बस। ये वैल्यू है, नोट्स में लिख लेना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हालांकि थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट सा है, लैब असिस्टेंट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए डेफिनेशंस, ये रिजल्ट, ये पता होना चाहिए। किसी भी बुक में खोल के देखो, सामने वैल्यू लिखी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी बुक तो पढ़ो। सेकंड ग्रेड वाला कोई अगर है तो उनके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो आप उनकी चिंता ना करें, अलग से वीडियो बना के पूरा करवा देंगे हम, ठीक है। ये सिर्फ इस बैच का मेन जो टारगेट है, पहले लैब असिस्टेंट के जो टॉपिक है वो पूरे करने हैं, फिर लैब वाले को फ्री कर देंगे। जो टॉपिक बच गए आपके वो फिर अलग से करवा देंगे, ठीक है। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव का पर लगने वाला बला गुण क्या होता है, घुमाने में किया गया कार्य क्या है, ये सब लगते हैं आपके सेकंड ग्रेड में, तो लैब में नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी आपको इस पे असाइनमेंट दे देंगे तो उससे हो जाएगा, आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, इसका नाम तो सुना ही होगा ना, गाउस लॉ सुना होगा। हाँ, राजस्थान बोर्ड साइंस का पेपर हुआ होगा जिसमें गाउस लॉ की परिभाषा ना पूछी जाए, गाउस लॉ की डेफिनेशन है ना पूछी जाए, तो गाउस लॉ की डेफिनेशन तो अच्छे से आप लोगों को याद हो गई होगी, उम्मीद है ऐसी मुझे। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम है ना साथ मिलके पढ़ेंगे। गाउस लॉ पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, वो जो शब्द है वो क्या है, फ्लक्स। हिंदी में भी फ्लक्स, इंग्लिश में भी फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप लोगों को समझ भी आए। किताबी ज्ञान नहीं देना एक बार। तो होता क्या सुन, देखो जैसे मान लो नहर में पानी बह रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऐसे नहर में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस पानी के आगे मैंने क्या रखा, जैसे मान लेते हैं ये कोई आयताकार फ्रेम रखा है, ये यहाँ से खोखला है, अंदर से सिर्फ इसकी बॉडी ये मान लेते हैं, अंदर से खोखला है। मैंने इस पानी में इसको यूँ रखा, तो नॉर्मल सी बात है, पानी इससे पास आउट हो जाएगा, इससे पार निकलेगा। बात समझ आई? पानी में रखा, यूँ रखा, तो पानी क्या है, इससे पास आउट है, हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आई? पास आउट होने वाला पानी, यानी कितना पानी पास आउट हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर, क्या कहलाएगा, एक तरीके से फ्लक्स कहलाएगा। पानी बह रहा था, मैंने इसको इसके अंदर रखा, तो इससे पानी बाहर निकल रहा है। तो जो बाहर जो अमाउंट ऑफ वाटर आ रही है, पानी की जो मात्रा आ रही है, वो मात्रा क्या कहलाती है, हमारी फ्लक्स कहलाती है। ऐसा ही अगर विद्युत बल रेखाएं हैं, पानी की जगह क्या है, विद्युत बल रेखाएं। मैंने किसी सरफेस को यानी किसी वस्तु को रखा यहाँ, उसमें से विद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
विद्युत बलय रेखाओं की संख्या जो इसमें से पास कर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है जिसे हम फाई से कहते हैं, फ्लक्स क्या है, बाहर आने वाले पानी की मात्रा। अब ये पानी की जो मात्रा है किन किन बातों पे डिपेंड करती है, भी कितना पानी आ रहा है बाहर, किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये एरिया, अगर एरिया बड़ा है तो पानी ज़्यादा बाहर आएगा, एरिया कम है तो पानी कम बाहर आएगा। यानी इन जनरल फॉर्म बोला जाए तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया पे डिपेंड करेगी। सेकंड किस पे डिपेंड करता है फाई, स्पीड ऑफ वाटर, पानी की स्पीड क्या है, पानी का प्रवाह अगर तेज है तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा, पानी का प्रवाह कम है क्या आएगा, कम बाहर आएगा। यानी स्पीड ऑफ वाटर कह सकते हो या पानी की तीव्रता कह सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकता हूं। ये लो, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या विद्युत बल रेखाएं बाहर आएंगी। दो बातें यहाँ तक ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ओके, तीसरा एक चीज़ और है जिस पर ये फ्लक्स डिपेंड करता है, वो क्या है, एंगल। एंगल मतलब कोण। आप इसको यूं रखोगे तो पानी अधिकतम प्रवाहित होगा, इसको यूं रख दोगे पानी प्रवाहित ही नहीं होगा। थोड़ा कोण कम करोगे, यानी इसको रखने का तरीका, ओरिएंटेशन, कहाँ कैसे रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, ऐसे 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 कैसे रख रहे हो, उस एंगल पे भी तो क्या करता है, फ्लक्स की मात्रा डिपेंड करती है। यूं रखोगे फ्लक्स की मात्रा क्या आएगी, मैक्सिमम। यूं रखोगे फ्लक्स की मात्रा क्या आएगी, 0। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है एंगल पे, कोण पे। किस किस के बीच बनने वाला कोण, किस किस के बीच कोण बन रहा है, पानी की डायरेक्शन, पानी इस दिशा में बह रहा था, और इस सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस की डायरेक्शन, इसके बीच बनने वाला कोण। अब आप लोग इस कोण को क्या बोलोगे, 90 डिग्री, 90 बोलते हो ना। इस कोण को क्या बोलते हो, 0 डिग्री। जनरल में ही बोलते हैं, ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन ये फिजिक्स है बॉस, है ना। क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा किसी ज़माने में, अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो एरिया जो है वो क्या होता है, हमारा अदिश राशि होता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हमने एरिया को हमेशा क्या मानते हैं, सदिश। अब एरिया को सदिश मानते हैं तो आप लोग पूछोगे एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत एरिया की डायरेक्शन मानी जाती है। जैसे ये सरफेस है तो इसके डायरेक्शन क्या है, ये वाली। ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली। ऐसे रखा, सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली। ये मानी जाती है एरिया की डायरेक्शन, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तो ऐसे पानी बह रहा है, आपने सतह को ऐसे रखा, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपने क्या रखा, सतह को पानी के लंबवत रखा है। क्या रखा है, पानी के लंबवत। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या रखा है, 0 डिग्री एंगल है। किस किस के बीच, एरिया और पानी की डायरेक्शन के बीच। कैसे, ये आपने रखा, पानी इधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और ये एरिया ले रहे हो आप, ये एरिया, इससे पानी बाहर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है, ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स थीटा क्या करेंगे, हमें 0 मानेंगे। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स थीटा क्या है, 90। भी मैथ के अकॉर्डिंग क्या है, पानी ऐसे बह रहा था, आपने पृष्ठ को क्या रखा है, लंबवत रखा है। लेकिन हमें पता है कि अगर पृष्ठ ये है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, और पानी इधर बह रहा है, तो
क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये भी तो समझ आ रही है बात, मैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने रखा इसको, पानी ऐसे बह रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और इस पृष्ठ की डायरेक्शन भी क्या है, ये वाली, तो थीटा क्या हुआ 0। और हमें पता है इस केस में पानी सबसे ज़्यादा बहता है, और इसको मैं यू रख दूंगा, यू रख देते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी थीटा कितना है 90। और जब थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात कर रहे हैं हम। यहाँ तक बात समझ आई क्या? सिर्फ लॉजिक इतना है, एरिया की डायरेक्शन देखनी है। तो यहाँ मैंने 3 बातें बताई। फ्लक्स का मान एक तो एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है, तीसरा किस पे डिपेंड करता है, एंगल, कोण पे, किस किस के बीच, ई एंड ए के बीच, ई और ए के बीच का कोण। अब हमने ये देखा कि जब थीटा बराबर 0 है फ्लक्स क्या रहा है मैक्सिमम, और थीटा बराबर 90 है फ्लक्स क्या रहा है 0। तो आप लोग जो मैथ्स वाले तो इजीली बता देंगे, साइन कोस टेन कोट में ऐसा कौन है जो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और 90 पर मिनिमम वैल्यू देता है, ऐसा कौन भाई साहब है? ऐसा भाई साहब है कोस। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस एंगल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। कोस क्यों है, समझ आ गई बात ना? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आता है, कोस आता है। अब तीनों चीज़ों को समराइज कर दो, यानी फाई इज इक्वल टू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और कोस थीटा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका वेक्टर वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है तो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्या बाउंसर गया क्या? बाउंसर तो नहीं गया ना? हाँ बाउंसर गया तो एक बार थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में चले जाना, फिर भी ना समझ आए तो ये लास्ट में याद कर लेना है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, वैसे याद होगा भी, उम्मीद है ऐसी, इतनी फिजिक्स तो आप लोगों ने पढ़ी ही है। अब इस फ्लक्स से कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो डिस्कस कर लेते हैं। गाउस लॉ नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। हाँ एक क्लास और हो जाएगी, फिर एक टॉपिक पूरा। चलो गाउस लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते। पहला सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी एरिया। एरिया हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत। एरिया की वैल्यू मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है, क्या है 2 मीटर है स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे 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 क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है जिसकी तीव्रता कितनी है 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। यानी भी प्रैक्टिकल सोच के देखें तो क्या होगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ऐसे विद्युत क्षेत्र आ रहा है, और ऐसे ये सतह रखी हुई टेढ़ी यूं यूं, दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। यानी विद्युत क्षेत्र क्या है सीधा यूं, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी ऐसी टेढ़ी, सतह के लंबवत, कोण क्या है 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई ए कोस थीटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 गुणा 2 गुणा कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू देखो याद करनी पड़ेगी ना। एक फ्लक्स का मात्रक, अभी जो पेपर हुआ था ना +2 क्लास का राजस्थान बोर्ड का, पहला क्वेश्चन यही था,
फ्लक्स का मात्रक, तो बना दो, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का पता है, मीटर स्क्वायर, बात खत्म। अब इसी क्वेश्चन को अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो क्या करेगा, ये वैल्यू आपको दे देगा, यानी फ्लक्स दे देगा 1 न्यूटन को, ये वाला। हो सकता है थीटा मिस कर दे, आपसे थीटा पूछ ले, हो सकता है थीटा दे के आपसे ये पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस फॉर्मूला एक ही काम आएगा, ये वाला। समझ गए? अरे बहुत होशियार बच्चे हो आप, समझ जाते हो, वेरी इंटेलिजेंट। चलो थोड़ा और आगे बढ़े। हाँ, ये बताओ फिर, चलो ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन 12वीं की बुक में एज इट इज होगा। एक बेलन है, हाँ मम्मी वाला बेलन नहीं, सिलेंडर बेलन है। इसे विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। तीव्रता कितनी है, कितनी मान लेते हैं, चलो 5 मान ले हैं, ठीक है। रखा है बेलन, इस बेलन की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस बेलन की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेगी तो आपसे क्या जानना चाहता है, फाई जानना चाहता है। कई बच्चों को तो इसका आंसर याद भी होगा ना इस क्वेश्चन का। फाई जानना चाहता है, फाई क्या होगा बताएं या करोगे? चलो बता देते हैं। हाँ, आता है तुम्हें? अरे मुझे पता है आता है आप लोगों को, राजा बच्चा तो है ही होशियार बच्चे को आता है, हैं? असाइनमेंट कर लेना है। हाँ, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन मिले ना, उसमें दिखाना अपना ताकत, दिखा देना अपना कितना आता है। ये मैं करवा देता हूँ, हैं? हाँ, मुझे अपनी सेवा का थोड़ा मौका दे। सुनो क्या चीज़ है, इस सिलेंडर के जैसे ये बेलन है, ठीक है, इसके कितने एरिया हैं, पृष्ठ कितने हैं? 3। एक ये वाला पृष्ठ सामने वाला, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। टोटल कितने सरफेस हैं? 3। टोटल कितने सरफेस हैं? 3। तीनों सरफेसों को ड्रा कर लेते हैं। पहला सरफेस तो ये वाला, यानी दिस वन। इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी बताओ? ये जो पृष्ठ है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत, यानी इधर, ठीक है। ये सरफेस कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी? इधर। एक ऐसे निकालेंगे πr², ठीक है। अब इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? इधर। तो ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये भी ए ही आएगा क्योंकि दोनों की रेडियस तो सेम है, πr² सेम लगेगा, ओके। अब बच गया ये वाला सरफेस। इसे आप देखो, यहाँ देखोगे डायरेक्शन क्या होगी? इधर। यहाँ देखोगे डायरेक्शन क्या होगी? इधर। यहाँ देखोगे डायरेक्शन क्या होगी? इधर। तो आप पे डिपेंड है कि इस पृष्ठ पे आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A2, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा। A2 का फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हैं? याद है? A2 πr² L, ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा कह देते हो आप लोग A2। अब फ्लक्स को 3 पार्टों में पढ़ेंगे हम, φ1, φ2, φ3। क्योंकि एक सरफेस ये बन रहा है तो यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा, एक सरफेस ये बन रहा है यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा, एक सरफेस ये बन रहा है इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा। लगाएं फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ लगाते हैं, क्या होगा? इसको φ1 मान लेते हैं, क्या होगा? E A कोण, E भी इधर है, A भी इधर है,
क्या होगा cos 0, क्या होगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, शाबाश, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या होगा फाई बराबर a2 cos, हाँ cos की वैल्यू बताओ क्या होगी, बोलो ना क्या होगी, ऐसे देखो चुपचाप बैठे हो सुस्ती में, उठो, क्या होगी, ये ई की डायरेक्शन है, ये ए की डायरेक्शन है, क्या होगा 90 है ना, हाँ cos 90 क्या होता है 0, इसे क्या नाम दे देते हैं फाई 2 नाम दे दो। चलो अब इस सरफेस पे आ जाओ, इसका नाम फाई 3 दे देते हैं, क्या होगा ई ए, हाँ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, हाँ बताओ बताओ क्या होगी, हाँ 180, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, एक दूसरे के अपोजिट हैं, cos 180, cos 180 का मान क्या होता है -1, तो वैल्यू क्या बन गई ई ए। कुल फ्लक्स पूछा है, तीनों को जोड़ दो, फाई 1 की वैल्यू ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू -ई ए, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, बाबा जी का ठुल्लू, फ्लक्स कितना आया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या हो तो बता देना। ऐसे क्वेश्चंस कर दोगे ना, अच्छा एक तो चीज़ देखनी है कौन कि ए और ई के बीच का एंगल क्या है, अगर ये आपको मिल गया काम खत्म। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, किसके अंदर, गाउस नियम के अंतर्गत। इतने आप पढ़िए, रिवीजन करिए, और अपना जो जीके का पार्ट है उसको भी साथ साथ बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो इस बार वो नियम भी कर दिया ना, दोनों पेपर यानी जीके में भी 40% आने चाहिए और सब्जेक्ट में भी 40% आने चाहिए, तो दोनों चीज़ें बैलेंस बना के रखनी पड़ेगी। और लैब असिस्टेंट में तो भी जीके तो वैसे ही मेजर पार्ट है, तो साथ साथ जीके भी पढ़ते रहिए, बायोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखिए। कोशिश ये है कि एक बार ये सिलेबस पूरा हो जाए, फिर आपको लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दें। कोशिश है ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सबकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा पाएँ। नॉट ए प्रॉमिस, जस्ट ए ट्राई। होगा तो आप लोगों के भले के लिए ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन तब तक लगे रहिए। राधे राधे।